सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग में अपन ने ऑलरेडी पहले देख रखा है आईपीज क्या रहती है, पब्लिक आईपी क्या होती है, प्राइवेट आईपी क्या होती है, स्विच और राउटर कैसे काम करते हैं, और सबनेट मास्क क्या होता है, CIDR कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने पहले ऑलरेडी इसके प्रैक्टिकल्स देख रखे हैं, ठीक है। सो अब लिनक्स सिस्टम में या फिर आपको नेटवर्किंग जो लिनक्स के अंदर टर्मिनल पे परफॉर्म करते हैं वो किस तरह से करते हैं। कहने का मतलब है कि किस तरह से हमको कोई वाईफाई कनेक्ट होना है टर्मिनल से, किस तरह से हम एक नया कनेक्शन ऐड कर सकते हैं, आईपी चेक कर सकते हैं, पब्लिक आईपी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सिस्टम को आपको खुद को सिस्टम को राउटर बनाना है, गेटवे चेक करना है, DNS चेक करना है। सो नेटवर्किंग से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो क्या है और उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि प्राइवेट आईपी। तो प्राइवेट आईपी चेक करने के लिए मैं एक बार सर्वर पे दोबारा लॉगिन हो जाता हूँ, इंस्टेंस जो अपन ने लॉन्च किया था अभी। रूट एक्सेस लिया मैंने। नाउ आप अगर कमांड चलाओगे इफ़ कॉन्फ़िग कमांड से क्या होगा, आपको दिख जाएगा आपके सिस्टम के अंदर कितने नेटवर्क इंटरफेस अटैच है। एक नेटवर्क इंटरफेस है जिसकी प्राइवेट आईपी क्या है 172.31 सीरीज़ की। जहाँ पे भी आपको ETH दिखे इसका मतलब है एथरनेट, ठीक है। एथरनेट ETH हो सकता है, WPS हो सकता है, ठीक है। 0 मतलब एक इंटरफेस है। आप दो आपने एथरनेट ऐड कर रखे हैं तो ETH 0 और ETH 1 दिखेगा। अगर आपको एथरनेट समझ में नहीं आ रहा है ये क्या होता है, तो ये वो पॉइंट होता है जिसपे लैन वायर कनेक्ट होता है, ठीक है। लैन वायर का पोर्ट है आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सब में, जिसपे लैन वायर कनेक्ट होता है और फिर उसको आईपी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे EC2 सर्वर पे कोई लैन पोर्ट तो है नहीं, ये तो वर्चुअल सर्वर है, ठीक है। सो वर्चुअल सर्वर में भी आप वर्चुअल एथरनेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने सिस्टम पे भी कितनी भी वर्चुअल एथरनेट क्रिएट कर सकते हो, फाइन। सो यहाँ पे एथरनेट आपको एक इंटरफेस दिख रहा है और ये उसकी आईपी है। अगर ये इंटरफेस डाउन हो जाएगा तो आप इस पे SSH नहीं ले पाओगे फिर, ठीक है। तो इंटरफेस अप होना जरूरी है, तो अप है इसलिए उसको आईपी भी है। तो हमारी रिक्वेस्ट सबसे पहले किस पे गई, उस पब्लिक आईपी पे, अभी जिस पे हमने SSH लिया था इस पे, ठीक है। इस पे लेने के बाद अभी हम किसके अंदर है, इस सिस्टम में, और उसकी प्राइवेट आईपी ये है, ठीक है। सो इफ कॉन्फ़िग एक कमांड हो गई जिससे आप प्राइवेट आईपी चेक कर सकते हो। आईपी एड्रेस शो कमांड से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है आपको इंटरफेस दिख रहा है ETH 0 और ये उसकी आईपी है। सबनेट मास्क है इसका /20 बताया था मैंने, सबनेट मास्क, ठीक है। नाउ ये हो गया पब्लिक प्राइवेट आईपी की चेक करते हैं। पब्लिक आईपी चेक करने के लिए कमांड है curl space ifconfig.me, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता पड़ गया पब्लिक आईपी, ठीक है। नाउ ये तो हो गया पब्लिक आईपी कैसे चेक करते हैं। इसके बाद चेक करना आपको गेटवे आईपी। गेटवे आईपी क्या होती है, गेटवे होता है √-n कमांड चलाओगे तो आपको गेटवे आईपी पता पड़ जाएगी। ये वो सिस्टम या फिर ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू आपका कनेक्शन निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है। आपका कनेक्शन सिस्टम से निकल के बाहर जिसके पास जाएगा और जो उसको आगे राउट करेगा वो गेटवे आईपी है। इस कमरे का गेटवे आईपी ये हो गया, ठीक है। यहाँ से बाहर जाने के लिए आप इसके थ्रू जा रहे हो तो ये इसका गेटवे हो गया, ठीक है। वैसे ही नेटवर्क में बाहर जाने के लिए जो सिस्टम आईपी यूज में लेता है वो गेटवे आईपी है, फाइन। अगर इसका इमेज देखें हम, इसमें देखते हैं इन्होंने क्या समझाया हुआ है। ये ज़्यादा बेटर इमेज है, सिंप्लीफाइड है थोड़ी। सो यहाँ पे देखो ये आपका लैपटॉप है, ओके।
और ये वो आपका वाईफाई राउटर है जो आपने परचेज़ कर रखा है घर पे, और यहाँ से आपने जियो की लाइन रखी है और वो इस राउटर में आगे कनेक्ट हो रही है। इस राउटर को जो पब्लिक आईपी मिली है वो जियो के आईएसपी ने दी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने। तो वहाँ का डीएचसीपी सर्वर है, उसने पब्लिक आईपी आपके राउटर को दे रखी है। आपका सिस्टम लैन वायर से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये बाहर जाके आईएसपी के मेन बड़े राउटर से कनेक्टेड है जियो का, ठीक है। नाउ आपने अपने सिस्टम पे आप मैनुअल आईपी भी सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, इसने मैनुअल आईपी सेट कर रखी है, इसने प्राइवेट आईपी मैनुअल सेट कर दी, सबनेट मास्क लगा दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो गेटवे आईपी क्या आएगा, इस राउटर का आईपी। तो इस राउटर का आईपी जैसे राउटर का आईपी जैसे अभी आपने डोंगल कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर आपके पास डोंगल है तो डोंगल से कनेक्ट होने के लिए एक तो आप उसके वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हो, पर डोंगल को एक्सेस करने के लिए आप एक आईपी डालते हो 192.168.0.1 ब्राउजर में, तो आप डोंगल को एक्सेस कर पा रहे हो, तो वो डोंगल का खुद का आईपी है। तो डोंगल गेटवे हो गया ना हमारे लिए। हमारी रिक्वेस्ट तो पहले डोंगल के पास जाएगी, डोंगल लेके जाएगा आगे वो रिक्वेस्ट, ठीक है। तो वो गेटवे आईपी हो गई। गेटवे को याद रखने का सीधा सा तरीका क्या है, वो पॉइंट जिसके थ्रू हमारे कनेक्शन निकल के बाहर जा रहे हैं, या फिर वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसके थ्रू हमारे कनेक्शन बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सर्वर हमने लॉन्च किया है ये किसी वीपीसी के एक सबनेट में लॉन्च किया अपन ने, ठीक है। अब उस वीपीसी पे हमने क्या अटैच कर रखा है, इंटरनेट गेटवे, ठीक है। तो आपकी रिक्वेस्ट निकल के पहले उस गेटवे के पास जाएगी, फिर वहाँ से बाहर जाएगी, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका गेटवे आईपी। तो पता होना चाहिए प्राइवेट आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है, गेटवे आईपी क्या होता है। अब चेक डीएनएस आईपी। आपको अगर अपनी डीएनएस आईपी चेक करनी है सो उसकी वैल्यू है शायद result.conf में होती है। ये एक फाइल है, आपको याद रखना है। देखो लिनक्स के अंदर सारी सेटिंग्स फाइल के अंदर ही होती है, तो आपको ये फाइलें याद रखनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे आपको नाम, अब डीएनएस मेरे को 6-7 साल हो गए इस फाइल को ओपन किए हुए, या इसका कोई जिक्र करेगा, बट मेरे को पता है कि इसकी लोकेशन ये है, ठीक है। बट अगर मैं तेरे को बोलूँ फ़ोन के अंदर सेटिंग्स में जाके तेरा वॉलपेपर चेंज कर, तो तेरे को पता है, अगर तू फर्स्ट टाइम यूज़ करेगा तो तेरे को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो वही प्रैक्टिस करते करते आपको पता पड़ जाएगा कि कहाँ सेटिंग्स में जाना है। वैसे लिनक्स का सेम केस है। अब मुझे पता है कि डीएनएस किस डीएनएस सर्वर को पॉइंट कराना है सिस्टम को, उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, /etc डायरेक्टरी में बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी है। पूरे सिस्टम की सेटिंग्स इसमें रहती है इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल। तो उसमें एक फाइल है resolve.conf नाम की, इसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है नेम सर्वर, इसका मतलब कौन सा डीएनएस सर्वर को पॉइंट कर रहा है आपका ये सिस्टम, 172.31.0.2 ये डीएनएस सर्वर है, ठीक है। ये सेटिंग ऑटोमेटिक सेट की है AWS ने जब आपने सर्वर लॉन्च किया, ठीक है। बट अगर आप खुद का प्राइवेट नेटवर्क बनाओगे वहाँ पे डीएनएस आपको मैनुअली जाके सिस्टम्स पे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मैनुअली नहीं देना, स्मार्ट वर्क करना है, तो किसी एक सर्वर को DHCP सर्वर बना दो, उसमें लिखो कि इस नेटवर्क को, इस पूरे नेटवर्क के जो 15-20 सिस्टम है उनको इस रेंज की आईपी मिलेगी, इनका सबका होस्ट नेम ये सेट हो जाना चाहिए, इन सबको इन सबके फिक्स कर देंगे। हाँ रेंज फिक्स कर देंगे, इस रेंज के नंबर्स के हिसाब से सबको आईपी अलोकेट हो जाएगी, और उनके सबके सिस्टम में ये डीएनएस आईपी सेट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया डीएनएस की आईपी ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ इसके लिए कोई पर्टिकुलर कमांड है क्या, nslookup, एक मिनट देना, मैं चेक करके बताता हूँ। आई डोंट थिंक कोई पर्टिकुलर कमांड है, सो इसने भी फाइल को कैट कर रखा है, और या फिर दूसरा ऑप्शन है ग्रैब करना है नेम सर्वर, किस में से, इस फाइल में से, तो वो नेम सर्वर वाली लाइन आ जाएगी। यहाँ पे एक डिग कमांड है, डिग कमांड से आप चेक कर सकते हो, जैसे
आपको पता करना है google.com की आईपी क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आप डालो पब्लिक आईपी ऑफ google.com। ठीक है। सो ये रिप्लेस द एड्रेस विद गूगल आईपी एड्रेस फॉर आईपी फॉर दिस। ये तो डीएनएस की आईपी है। इस टूल में डाल के देखते हैं अपन, ठीक है। ये MX टूल बॉक्स वेबसाइट मैंने एक बताई थी जिसपे आप डीएनएस रिलेटेड सारी क्वेरीज कर सकते हो। यहाँ पे मुझे पता करना है google.com की आईपी क्या है, www.google.com की आईपी क्या है, तो www.google.com, इसका मैंने डीएनएस लुकअप किया तो यहाँ पे मुझे उसकी पब्लिक आईपी दिखेगी। लेट्स सी, देखते क्या है। तो एक तरीका तो ये है, आप वेब पे जाके पता कर सकते हो, ब्राउज़र पे जाके, गूगल पे जाके, या फिर इन टूल्स का यूज़ में लेके। अब आपके पास ब्लैक सर्वर है, कमांड लाइन टर्मिनल है आपके पास, कोई ग्राफिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ़ोन एक्सेस नहीं है आपके पास, आपको डीएनएस की कुछ क्वेरीज करनी है, कुछ डिबगिंग कर रहे हो, ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, उस केस में कैसे करोगे? तो लिंक्स की सारी कमांड्स वगैरह पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, अभी 1 मिनट रिजॉल्व हो जाए तो इधर पता पड़ जाएगा। ये आ गई सारी आईपीज, ठीक है। ये सारी गूगल की आईपी है, फाइन। इतनी सारी आईपीज पे आपके गूगल चल रहा है, एड्रेस रिकॉर्ड, राइट। नाउ ये तो तरीका हो गया, आप ब्राउज़र पे जाके चेक करो। टर्मिनल पे कैसे पता करोगे? 2 कमांड है, ns लुकअप और dig। ns नेम सर्वर लुकअप, लुकअप बोलते हैं देखना, ठीक है। एक होता है फॉरवर्ड लुकअप, एक होता है रिवर्स लुकअप। मैं जितने भी टर्म्स बोल रहा हूँ ये सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो हर टर्म पे अच्छे से ध्यान दें। फॉरवर्ड लुकअप का मतलब होता है कि मैं नेम की आईपी पता करना चाह रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड लुकअप। रिवर्स लुकअप कि मैंने आईपी डाली तो मुझे रिप्लाई में नेम आए। रोल नंबर 10 कौन है? अंकित शर्मा, रिवर्स लुकअप हो गया। अखिल तुम्हारा रोल नंबर क्या है? 5, ये फॉरवर्ड लुकअप हो गया, ठीक है। सो ns लुकअप www.google.com, ठीक है। तो यहाँ पे google.com का आईपी एड्रेस आ गया है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है गूगल का। अगर मैं इसको ब्राउज़र में डालूँ, लेट्स सी, टेस्ट करते हैं, ठीक है। इधर डाला मैंने, google.com ओपन हो रहा है, ये रिवर्स लुकअप हुआ, ठीक है। हाँ, google.com बैकएंड पे फॉरवर्ड लुकअप हमको दिखता नहीं, क्योंकि बैकएंड पे रिजॉल्व होते रहती है डीएनएस क्वेरीज, ठीक है। तो ये रिवर्स लुकअप होता है आईपी टू नेम कन्वर्जन, नेम टू आईपी कन्वर्जन फॉरवर्ड, आईपी टू नेम रिवर्स लुकअप, ठीक है। इसके बाद एक हो गया ये कि आप डीएनएस कैसे चेक करना है। result.com फाइल के अंदर डीएनएस चेक कर सकते हो, और किसी पर्टिकुलर होस्ट नेम का आईपी क्या है वो है ns lookup कमांड से या फिर dig कमांड से। dig मतलब खोदना, www.google.com, ठीक है। यहाँ पे dig का ये आउटपुट आया, फाइन। इस आउटपुट के अंदर नीचे आपको दिख रहा है कि www.google.com डॉट उसका इंटरनेट एड्रेस क्या है, ये पब्लिक आईपी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी बता रहा है किस डीएनएस सर्वर से होती गई थी रिक्वेस्ट, तेरी रिक्वेस्ट इस डीएनएस सर्वर से होती हुई गई थी, फाइन। नाउ ये तो हो गया बात ns lookup और dig का। सो समझ में आ गया प्राइवेट आईपी कैसे चेक करते हैं। उसकी कमांड है if config, पब्लिक आईपी चेक करने के लिए curl स्पेस if config.me, गेटवे आईपी चेक करने के लिए route स्पेस -n, प्राइवेट आईपी स्पेस a स्पेस s, आईपी एड्रेस शो कमांड से भी चेक कर सकते हैं। डीएनएस आईपी चेक करने के लिए etc_result.com फाइल को कैट करना है, ठीक है। और किसी भी और डोमेन का आईपी चेक करने के लिए कमांड ns lookup या dig है। रिवर्स लुकअप भी कर सकते हो आप सेम कमांड से ही। जैसे अगर मैं ns lookup करूं इसको, ठीक है,
तो यहाँ पे मेरे को देना चाहिए था इसको रिप्लाई ns lookup ऑथोरेटिव आंसर कैन बी फाउंड फ्रॉम, नीचे रिप्लाई नहीं आ रहा, डिग कमांड यूज़ करता हूँ, लेट्स सी डिग। तो डिग में आपके पास रिप्लाई के अंदर क्या आया है, गॉट आंसर, इधर देखो कहीं पे दिख रहा है तो पता नहीं, मेरे को शायद इधर और कोई ऑप्शन भी लगाना पड़ता होगा शायद रिवर्स लुकअप के लिए, ठीक है, शायद रिवर्स के लिए और कुछ ऑप्शन भी लगाना पड़ता होगा, तो मेरे को यहाँ पे अभी पता नहीं है, बट फॉरवर्ड लुकअप तो इससे कहीं करते हैं एनएस लुकअप से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिस्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस। आपके सिस्टम में जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस अटैच है वो किससे लिस्ट करना है आपको, इफ कॉन्फिग -a, इधर एक ही है तो एक ही डिवाइस दिख रहा है। एलओ से कंफ्यूज मत होना, इसको लूप बैक एड्रेस बोलते हैं, मैंने बताया था ना लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1। इसका मतलब क्या है, इसका मशीन का खुद का नेटवर्क, अगर इसके पास इंटरफेस नहीं है, फॉर एग्जांपल इस पे ये इंटरफेस नहीं लगा हुआ ETH 0, ठीक है, अब तेरे को कोई चीज़ टेस्ट करनी है, ठीक है, तो तेरे को उसके लिए चाहिए एक नेटवर्क IP, बट तेरे पास ये नेटवर्क इंटरफेस तो है नहीं, उस केस में लूप बैक एड्रेस ही तेरा खुद का नेटवर्क है, ठीक है। अपने दोनों के सिस्टम, ये एक नेटवर्क हो गया दो सिस्टम का, पर हमारा सिस्टम अकेला भी एक खुद के नेटवर्क में ही खुद के साथ बना के, उसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस 127.0.1, ठीक है। तो लिस्ट नेटवर्किंग डिवाइस के लिए कमांड बताई मैंने, इफ कॉन्फिग स्पेस -a। IP सेट करने के लिए, ये अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, IP सेट करने के लिए अगर मैं इस मशीन पे IP सेट करूँगा, इस मशीन पे IP सेट करूँगा ना, तो अभी मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो IP सेट है वो AWS के DHCP सर्वर से मिली हुई है। इसको अगर मैं अभी चेंज करूँगा तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर दोबारा होगा भी नहीं कनेक्ट, क्योंकि IP चेंज हो गई। मैं दोबारा SSH करूँगा तो वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुके, तो यहाँ पे नेटवर्क हमको चेंज नहीं करना है। इसका मैं वैसे बता देता हूँ कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। आपको जाना है vim/etc के अंदर, etc सिस्टम etc नेटवर्क और etc सिस्टम D के अंदर फाइल चेक करता हूँ कौन सी है। etc sysconfig vim/etc sysconfig के अंदर नेटवर्क माइनस स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे ये सारी दिख रहे हैं, ये सारे इंटरफेस हैं, ठीक है। अब देखिए इधर /etc डायरेक्टरी मैंने बताया था, इसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। उसमें एक और डायरेक्टरी है सिस्टम कॉन्फ़िग नाम से, जिसमें नेटवर्क मैनेज स्क्रिप्ट्स नाम से डायरेक्टरी है, और इधर ये सारे अलग अलग इंटरफेस दिख रहे हैं तेरे को। इसमें तेरे को ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये इतने ही, इसको रुक स्क्रीन क्लीन करता हूँ और डबल टैप दिया, नाउ यहाँ से देखना इफ cfg-eth0, ये फाइल दिख रही है कि इंटरफेस कॉन्फ़िग ऑफ इंटरफेस eth0, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ मैं, इफ cfg-eth0, ये इस तेरे नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर यही तू अगर इसमें चेक करेगा तेरे उबंटू मशीन पे, तो उबंटू मशीन पे चलते हैं, नया टैब ओपन करके। यहाँ की लोकेशन कुछ अलग होगी ऑब्वियसली, vim/etc के अंदर नेटवर्क के अंदर इंटरफेसेस रहता है शायद, नेटवर्क इंटरफेसेस etc नेटवर्क, उसके अंदर if etc नेटवर्क्स
केवल मैं नेटवर्क्स डालो, नहीं etc नेटवर्क के अंदर इफ अप डॉट डी के अंदर नहीं, etc नेटवर्क से था, चेक सेट आईपी इन ओपन करो। अब देख, इसमें आईपी सेट करने का तरीका अलग है और सेंटर्स बेस्ड जो रेड हैट बेस्ड जो सिस्टम है उनमें थोड़ा अलग है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है बट कॉन्फ़िगरेशन थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। ओके, तो इसने एक तो ग्राफिकल मेथड बता रखा है, ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कमांड लाइन से कैसे करते हैं। आई थिंक मेथड चेंज हो गया रिसेंट वर्जन्स में। जो मुझे वर्जन पता थे उबंटू जो लास्ट मैंने काम किया है इस पे 16 पे काम किया था उबंटू पे, अभी तो शायद 22 चल रही है। ठीक है, तो उसके अंदर /etc नेटवर्क इंटरफेसेस नाम की एक फाइल होती थी। अगर इधर डाले etc नेटवर्क इंटरफेसेस दिख रही है, तो इस फाइल के अंदर आप लिखते थे कि इस ETH0 को ये आईपी मिलनी चाहिए, ये सबनेट मास्क DNS आईपी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती थी नेटवर्क इंटरफेसेस में। सो आईपी सेट करने के लिए उबंटू के अंदर छोड़ दे, इसमें ही देख लेते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, सो सेंटोस, रेड हैट और फेडोरा, अमेज़न लिनक्स 2, इनके अंदर फाइल रहती है ETC के अंदर sysconfig, उसके अंदर नेटवर्क -scripts के अंदर ifcfg- इंटरफेस के नाम की फाइल। इसको ओपन करा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिवाइस का नेम तो ये होगा, बूट प्रोटो, उसको आईपी किससे मिलेगी, DHCP सर्वर से। अगर आप मैनुअल सेट कर रहे हो इधर आईपी तो DHCP की जगह आपको रिप्लेस करना है इस कीवर्ड को मैनुअल से। बूट होते टाइम ही आईपी मिल जाएगी क्या, यस। टाइप क्या इसका, इथरनेट है, लोकल यूज़र कंट्रोल कर सकता है, यस। DNS सेट करना है आपको या फिर DHCP से करवाना है तो DHCP से करवाना है तो यस। ठीक है, ये IPv6 वाली सेटिंग्स इनेबल करनी है, ये आप इधर छोड़ सकते हो, ये हटा दो डिलीट भी कर दो तो चलेगा। जो रिक्वायर्ड है ना वो इतना है, ये दैट्स इट, पीयर DNS तक है ना, इतना है, बाकी आप छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और परसिस्टेंट DH क्लाइंट, ये भी एक बार यस, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये सारे इनेबल कर दोगे तो आपके इंटरफेस ऑटोमेटिक बूटिंग टाइम पे अप होगा और वो DHCP से रिक्वेस्ट कर लेगा आईपी के लिए। मैनुअल देना है तो DHCP को रिप्लेस करना है मैनुअल से, फिर नीचे एक फील्ड ऐड करना है आईपी एड्रेस इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल आपने दिया 192.168.1.10, नेट मास्क इक्वल्स टू 24 और फिर वहाँ पे लिखोगे गेटवे इक्वल्स टू 192.168.1.1, जो भी आपका गेटवे है वो तीनों फाइल, वो तीनों लाइन ऐड करके बाकी सब लाइन एज इट इज़ रहेगी। 3 लाइन वो ऐड कर दी, DHCP को मैनुअल से रिप्लेस किया और परसिस्टेंट DH क्लाइंट यस करके उस फाइल को सेव करके आपको कमांड चलानी है
सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क। जैसे ही नेटवर्क को रीस्टार्ट करोगे वो सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप IP सेट कर सकते हो। रिक्वेस्ट IP, अच्छा IP सेट करने के अलावा एक और चीज़ है, ये कमांड इफ अप और इफ डाउन। इफ अप का मतलब है इफ अप के आगे आप जो भी इंटरफेस दोगे, ETH 0 लिखा तो वो इंटरफेस एक्टिव हो जाएगा और DHCP से रिक्वेस्ट करके IP ले लेगा। इफ डाउन मतलब वो मैंने इंटरफेस को डाउन कर दिया, ऑफ कर दिया, तो उसकी IP रिलीज हो जाएगी। फिर इफ कॉन्फिग से चेक करूंगा तो उसका IP नहीं मिलेगी, उधर दिखेगी नहीं उसकी IP, इंटरफेस ही दिखेगा, ठीक है। हाँ, उसकी कमांड है इफ डाउन स्पेस इंटरफेस का नेम और इफ अप स्पेस इंटरफेस का नेम। ध्यान रखना ये Amazon EC2 पे नहीं चलानी है, क्योंकि उसका इंटरफेस आपने डाउन कर दिया तो SSH डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसका नेटवर्क इंटरफेस ही आपने डाउन कर दिया तो नेटवर्क कनेक्टिविटी क्लोज हो जाएगी, फिर आपको सिस्टम रीबूट करना पड़ेगा। सिस्टम नहीं, वो कंसोल नहीं, EC2 सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट होते ऑटोमेटिक नेटवर्क इंटरफेस भी बूटिंग के टाइम ही अप हो जाता है ना। करके बताऊंगा इफ डाउन, देख ले। अभी चल रहा है नहीं, SSH हो रहा है, तभी अपन ये कमांड वगैरह ये सब चला पा रहे हैं। मैंने कमांड चलाई इफ डाउन ETH 0, एंटर, गया, कनेक्शन लॉस। नेटवर्क इंटरफेस जब डाउन हो गया तो कनेक्टिविटी भी तो बंद हो जाएगी ना, तो मेरे को यहाँ से एक बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रिबूट करके फिर दोबारा से करिए। रिबूट करते हैं तो क्या होता है, पहले सिस्टम पूरा स्टॉप होता है, मतलब सारी सर्विसेज बंद होती है। स्टार्ट होता है जब सिस्टम, तो सारी सर्विसेज जितनी है सिस्टम में सब अप हो जाती है, चाहे नेटवर्क सर्विस हो, ब्लूटूथ सर्विस हो, चाहे आपकी SSH सर्विस हो, कोई भी वेब सर्वर की सर्विस हो, DNS सर्विस हो, DHCP, किसी भी तरह की सारी सर्विसेज अप हो जाती है। तो लग रहा है रिबूट हो गया। मैं दोबारा टर्मिनल पे चलता हूँ और यहाँ पे नया टैब ओपन करता हूँ, कंट्रोलर SSH एंटर दिया। अभी रिबूट नहीं हुआ शायद। वो क्या सक्सेस के बारे में तो लिखना इसको रिक्वेस्ट करना। IP तो सही दे रहे हैं ना अपन, गलत दे रहे हैं। पुराने वाले IP
ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरफेस अप और डाउन कर सकते हो। ध्यान रखना है डाउन ऐसे ही नहीं कर देना डायरेक्ट, आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी सर्वर से। डाउन करने का मतलब डाउन करने का मतलब ये होता है जैसे सपोज कोई आईपी आपने मैनुअल सेट कर रखा है आईपी वगैरह, ठीक है। आपको उस आईपी को आपने क्या करा, नेटवर्क इंटरफेसेस में चेंज किए, ठीक है। और नेटवर्क इंटरफेस को आपको डाउन करके अप करना है। तो जैसे ही डाउन करके अप करते हैं ना, तो वो डीएचसीपी को नई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उसको आईपी असाइन हो जाएगी, डीएनएस असाइन हो जाएगा। जो लेटेस्ट डीएचसीपी की सेटिंग्स है वो अप्लाई हो जाएगी आपके सिस्टम पे, ठीक है। डाउन करो, रिपोर्ट करो दोबारा से। रिबूट करोगे तो पूरा सर्वर ही डाउन हो जाएगा ना। डाउन करके आप करोगे, केवल नेटवर्क सर्विस ही डाउन अप हुई है, आपका काम हो जाएगा उसमें, पूरा सर्वर को रिबूट करते हैं। डाउन करके फिर रीस्टार्ट कैसे करेंगे? डाउन करके रीस्टार्ट, डाउन करके इफ अप। पर एसएसएच किया हुआ सर्वर है उस पे फिर आपको उसको रिबूट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका लोकल सिस्टम है तो डाउन करके अप, क्योंकि लोकल सिस्टम पे एसएसएच थोड़ी लेता हूँ, तो यूजर से लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब रिक्वेस्ट आईपी फ्रॉम डीएचसीपी। अब सपोज आपके सिस्टम को आईपी नहीं मिली, आपको डीएचसीपी सर्वर से आईपी रिक्वेस्ट करनी है अपने सिस्टम पे, तो उसके लिए कमांड है डीएच क्लाइंट, ठीक है। एंटर दोगे आपके सिस्टम को आईपी असाइन हो जाएगी। वैसे तो ये क्लाउड का सर्वर है और इस पर डीएचसीपी से ऑटोमेटिक आईपी मिली भी है इसको, ऐसा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि डीएचसीपी इज़ ऑलरेडी रनिंग, ठीक है। मतलब डीएचसीपी की रिक्वेस्ट आपने ऑलरेडी भेज रखी है और आपके सिस्टम के पास आईपी है, ठीक है। हाँ, इस रिक्वेस्ट को रिमूव करने के लिए आप डीएच क्लाइंट -R कर सकते हो, रिमूव हो जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। और रिक्वेस्ट रिमूव हो गई, शायद वो आईपी भी रिलीज़ हो गई और अपना डिस्कनेक्ट हो गया नेट दोबारा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी चेक करते हैं कि अपने को पहले जो आईपी मिली थी वो क्या है, 9.217। अगली बार भी क्या यही आईपी मिलती है क्या, ठीक है। मैं सिस्टम रिबूट करता हूँ, यहाँ पे वन चेक फेल आ गया क्योंकि आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पे डाउन कर दी। तो यहाँ पे स्टेटस चेक में EC2 चेक का एक चेक फेल हो गया है ना, हार्डवेयर चेक पास हो गया पर EC2 का इंटरनल चेक वो इधर फेल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चेक पास होने जरूरी है। डीएच क्लाइंट -R मतलब रिलीज करंट आईपी अलोकेटेड थ्रू डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। अब दो चेक पास हो गए, लेट्स सी दोबारा उसको आईपी मिल गई क्या, नहीं अभी नहीं हुई क्योंकि वो बंद करके चालू हुआ ना, तो चालू हुआ है उसके बाद एक और कनेक्शन अपने को नया बनाना पड़ेगा। तो एक बार अब सर्वर रिबूट करके या फिर मैं दूसरे टर्मिनल पे ट्राई करता हूँ। IP 190 सही है, IP रिबूट ही करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। रिबूट किया तो पहले IP जो थी 9.27 थी, अपन ने DH क्लाइंट -R चलाया ना नीचे, इसका मतलब रिलीज कर दो IP जो DHCP से मिली है। लेट्स सी अपने को इसी सर्वर पे अगली बार क्या प्राइवेट IP मिलती है, ठीक है। ओके, सक्सेसफुली रिबूटेड। मैं नया टैब ओपन करता हूँ, 90 लॉगिन हो गए, वही सेम आईपी मिली है, ठीक है। वही सिस्टम के लिए असाइन हो गई। तो डीएचसीपी में एंट्री हो गई कि इस सिस्टम को ये आईपी मिली हुई है, अभी इसी सिस्टम जब तक रहेगा AWS में तब तक उसको यही आईपी मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया डीएचसीपी से आईपी कैसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपके सिस्टम पे आईपी नहीं है तो डीएच क्लाइंट चला लो। दूसरी चीज़, आपका सिस्टम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, राउटर से कनेक्टेड नहीं है, मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, और उस केस में आपके सिस्टम पे आईपी नहीं होगी,
पर आपको आईपी चाहिए उस सिस्टम को, ठीक है, प्राइवेट आईपी। डीएच क्लाइंट कमांड चला लो, आपके सिस्टम को आईपी दे देगा, सिस्टम का खुद का डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। चेक सिस्टम होस्ट नेम, सिस्टम का होस्ट नेम चेक करने के लिए कमांड है होस्ट नेम, ठीक है, ये सिस्टम का होस्ट नेम है, फाइन। ये होस्ट नेम का जो डोमेन है वो भी डीएचसीपी से सेट होता है। ये डोमेन है compute.internal apmnsouth.1.compute.internal, ठीक है। इसकी एंट्री रहती है /etc होस्ट नेम फाइल में, ठीक है। तो अगर मैं इस फाइल के अंदर चेंज करूं, वैसे तो मेरे को इसको कमेंट करके ये हैश लगाओगे तो मतलब कमेंट, वो लाइन रीड नहीं होगी। यहाँ पे नेम दे देता हूँ जैसे माई मशीन डॉट compute.internal, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। ये मैं चाहता हूँ ये होस्ट नेम सेट हो जाए इस पे, माई मशीन 1.compute.internal। इसको सेव किया, ठीक है, सेव करके होस्ट नेम कमांड चलाऊंगा। अभी भी पुराना होस्ट नेम बता रहा है, तो आपको क्या कमांड चलानी है, एक बार आप नया सेशन लो और यहाँ पे चेक करो क्या बता रहा है होस्ट नेम। स्टिल पुराना होस्ट नेम बता रहा है, तो सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क। सो अपना नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि स्टॉप के स्टार्ट हुआ, ये शायद हो गया। होस्ट नेम, होस्ट नेम अभी भी अपने को ये ही मिल रहा है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। होस्ट नेम CTL अपन ने अभी चेंज किया था उसका, स्टैटिक ट्रांजिएंट होस्ट नेम CTL सेट माइनस होस्ट नेम, यहाँ पे लिखा मैंने माई मशीन 1.compute.internal। अब कमांड चलाता हूँ होस्ट नेम, आ गया होस्ट नेम, ठीक है। तो ये कमांड है होस्ट नेम CTL, जैसे सिस्टम CTL फिर एक्शन, होस्ट नेम मैनेज करने के लिए होस्ट नेम CTL क्या करना है, सेट करना है होस्ट नेम सेट माइनस होस्ट नेम, फिर क्या नेम सेट करना है, ठीक है। होस्ट नेम दो तरह के होते हैं, एक तो स्टैटिक जो चेंज नहीं होगा, वो यहाँ पे जो फाइल में है वो चेंज नहीं होगा, वो इधर लिखा हुआ है। ट्रांजिएंट होस्ट नेम जो आपने ऐसा रन टाइम पे इसको एक नया होस्ट नेम और क्रिएट कर दिया उसका, ठीक है। तो अगर आप होस्ट नेम CTL चलाओगे तो ट्रांजिएंट होस्ट नेम में आपको इधर दिख जाएगा अपना। तो इधर आ गया स्टैटिक, फाइल में दोबारा इसको जो पुराना नेम था वही चेंज कर देता हूँ दोबारा, अरे पुराना नेम चला गया, ठीक है। पुराना नेम इसलिए चल गया क्योंकि हमने होस्ट नेम CTL से एडिट कर दिया ना ये नेम, तो उस फाइल के अंदर परमानेंट चेंज हो गया फाइल में जाके। आपको दोबारा वही चेंज करना है तो इसको कॉपी कर लो एक बार, दोबारा चेंज कर दो एक बार। हाँ इसको दोबारा वही सेट कर देता हूँ जो इस सर्वर का आया था, होस्ट नेम CTL सेट माइनस होस्ट नेम, और ये डाला आपने होस्ट नेम, ठीक है। दोबारा होस्ट नेम CTL कमांड चला के चेक करते हैं, ठीक है, ये आ गया नेम दोबारा, और उस फाइल को कैट करता हूँ /etc होस्ट नेम को, सेट हो गया होस्ट नेम वही दोबारा। सेट मॉडिफाई सिस्टम होस्ट नेम हो गया, पिंग कर्ल wget ns लुकअप अपन ने देख लिया। पिंग कर्ल और wget, पिंग कमांड से चेक कर सकते हो सामने वाले सिस्टम की कनेक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क के अंदर एक सिस्टम है जो है www.google.com, आपको चेक करना है कि ये सिस्टम अप है क्या, या मेरी रिक्वेस्ट उसके सिस्टम तक जा रही है क्या, तो पिंग स्पेस उस सिस्टम का होस्ट नेम, तो ये रिप्लाई आ रहा है, देखो रिप्लाई आ रहा है वहाँ से। अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो ये वैल्यूज़ आएंगी नहीं आउटपुट में। जैसे मैं डालता हूँ पिंग कुछ भी रैंडम नेम डाल देता हूँ, ठीक है, नेम ऑफ सर्विस अननोन, इधर डालता हूँ मैं जैसे example.com, नेम ऑफ सर्विस अननोन। ये DNS में कोई एंट्री है नहीं ऐसे डोमेन की, किसको पिंग करूँ, ये जो IP रुको पिंग, ऐसी कोई IP अभी ऐसी IP का कोई सर्वर अभी अप नहीं है जो मैं डाल रहा हूँ, .9
83, ठीक है। ऐसे ही रैंडम आईपी डाल दी मैंने इस नेटवर्क की। इस नेटवर्क में एक ही सर्वर अप है और उसकी आईपी 217 है। मैं 83 वाले को पिंग करता हूँ, पिंग नहीं हो रहा क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ये पिंग होता और रिप्लाई आता वहाँ से, तो हमको किस फॉर्म में आता, इस फॉर्म में, ठीक है, कि हर मिली सेकेंड में रिप्लाई आ रहा है ऐसे। तो हमको पता चल गया कि हमारा सर्वर और उस सर्वर के बीच में कनेक्शन बन रहा है, कनेक्टिविटी है, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। कर्ल और wget दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कर्ल और wget से आप क्या कर सकते हो, फाइल को टर्मिनल पे डाउनलोड कर सकते हो। ब्राउजर में तो हम माउस का क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, पर यहाँ पे कर्ल स्पेस कॉपी कर लेना लिंक एड्रेस उस फाइल का, या जिस जो भी कंटेंट है उसका लिंक एड्रेस कॉपी कर लिया राइट क्लिक करके, और उसको यहाँ पे टर्मिनल पे पेस्ट कर दिया, लिंक एंटर दोगे तो डाउनलोड हो जाएगा करंट लोकेशन पे, ठीक है। जैसे एक बार वो सॉन्ग डाउनलोड किया। हाँ वैसे कुछ अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से मैं बता देगा। वो देखो एक कंटेंट है, इसको डाउनलोड करना है तो कॉपी लिंक एड्रेस, टर्मिनल पे गए wget और पेस्ट करके एंटर दिया। और फॉरबिडन में भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको लॉगिन करना पड़ेगा इसको डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसको तो राइट क्लिक करके अपन सेव इमेज करना पड़ेगा अपने को। कोई रैंडम चीज़ अगर अपन डाउनलोड करें, जैसे इसको ओपन करके और इसका जो डाउनलोड बटन है स्लो है। यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड, इस पर राइट क्लिक करा, कॉपी लिंक एड्रेस, लेट्स सी wget स्पेस लिंक एड्रेस दिया अपने, wget स्पेस लिंक, फॉरबिडन, शायद वो लिंक नहीं है इसका। ये लिंक नहीं है इसका, इनका डाउनलोड करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो मतलब समझ गया ना, तो डायरेक्ट अपने को लिंक देना, लिंक हाँ कॉपी करो हाँ और उधर वहाँ पे जाके दैट्स इट। यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि ये देख, जैसे अपन ने डाउनलोड पे क्लिक किया था तो इन्होंने कुछ रैंडम पीछे से उसको प्रोसेस करके खुद से डाउनलोड किया, तो ये वो एक्चुअल लिंक नहीं है, उसका शो नहीं कर रहे हो सकता है वो बेस्ट है, सिक्योरिटी पर्पज से उन्होंने कर रखा है, ठीक है। नाउ ये हो गया wget। कर्ल से भी सेम, कर्ल स्पेस, अब जैसे आप google.com करोगे ना तो आप कर्ल से वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो टर्मिनल से, कर्ल स्पेस google.com, तो ये गूगल का आपको वेब पेज दिखा देगा, ठीक है। जनरली ये क्या आ रहा है, ये 301 मतलब रीडायरेक्ट हो गया ये। और कर्ल फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट करा, ठीक है, लोकल होस्ट पे अभी कोई अपाचे वेब सर्वर चल नहीं रहा, लोकल होस्ट मतलब मेरा खुद का सिस्टम, ठीक है।
अगर मैं तेरे को बताऊं कर्ल के थ्रू वेबसाइट या लोकल होस्ट को कैसे विजिट करते, तो ये हम इंस्टॉल एक बार मैं HTTPD अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक बेसिक वेबसाइट बना देता हूँ फटाफट, ठीक है। cd/var www.html। सो यहाँ पे echo my local website served through लोकल होस्ट, ठीक है ना। अब अगर मैं कर्ल करता हूँ लोकल होस्ट को, सो फेल टू कनेक्ट आ रहा है, तो एक बार सिस्टम CTL स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को अपाचे वेब सर्वर, क्योंकि हमने अभी जस्ट इसको इंस्टॉल किया और वेबसाइट उधर सेट करिए। कर्ल लोकल होस्ट किया, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, ये पेज दिखा रहा है, ये वेब पेज है, ये वेब पेज है, ठीक है। ये वेब पेज कौन सा है, अपाचे का टेस्ट पेज फॉर अपाचे वेब सर्वर, ठीक है। जैसे अपाचे का टेस्ट पेज दिखता है ना, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इको ही किया था क्या, जिसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ मेरे index.html फाइल में। तो एक ये वेब पेज बना दिया मैंने बेसिक सा, जिसको ओपन करेंगे तो ये दिखेगा, ठीक है। अब कोई वेबसाइट नहीं थी तो अपाचे का टेस्ट पेज खुल रहा था। अब यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट डाल दी बेसिक, जो ये टेक्स्ट कंटेंट डिस्प्ले करेगी जस्ट, ठीक है। तो कर्ल किया मैंने लोकल होस्ट, तो वेबसाइट में ये पेज दिखा रहा है, जैसे अपन कर रहे थे ना वेलकम अखिल वेलकम अंकित, वैसे ही, ठीक है। तो कर्ल कमांड से ऐसे आप वेबसाइट इधर से विजिट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, कर्ल से कुछ डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हो, कि कर्ल लोकल होस्ट है, wget से भी कर सकते हो। कर्ल करना है -o आउटपुट मैंने दिया उसको, आउटपुट के अंदर test.html फाइल के अंदर डाउनलोड हो जाए क्या, लोकल होस्ट। कर्ल करेगा ये लोकल होस्ट के लिंक को, और उसका आउटपुट किस में सेव कर लेगा, वो test.html नाम की फाइल में, ठीक है। यहाँ पे आ गई test.html फाइल, कैट करा test.html। अब इसकी जगह तू अगर लिखता कोई mp3 का URL और यहाँ पे लिखता mysong.mp3, तो इधर क्या डाउनलोड रहता mysong.mp3 में वो गाना उस नाम से, ठीक है। ये हमने वेब पेज डाउनलोड कर लिया इस फाइल के अंदर इस नाम से जी। तो इधर मेरे पास कोई लिंक था नहीं, तो टेस्टिंग के लिए मैंने जो वेब पेज इधर बना रखा है उसको वेबसाइट को ओपन करके उसी का वेब पेज का आउटपुट test.html नाम की फाइल में सेव कर दिया, ठीक है। दैट्स इट।